बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके आईटीआर फाइलिंग की। जी हाँ, अब की बार 31 तारीख के बाद ये डेट नहीं बढ़ेगी और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा बात अब लगभग निश्चित हो गई है। लेकिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग आपकी समय सीमा खत्म हो ही गई है। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, कितनी दिक्कतें आ रही हैं पोर्टल में अब की बार, पहले तो ये बताएं, बिकॉज ये लगातार दिक्कतें सुर्खियां बना रही हैं। देखिए, जहाँ लास्ट डेट आती है तो थोड़ा बहुत तो ग्लिचेज आते हैं पोर्टल में, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोर्टल ठीक काम कर रहा है। और कल का जो डाटा है उसके हिसाब से 3 करोड़ रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। हम भी थोड़ा सा क्या करते हैं कि हम रिटर्न बिल्कुल लास्ट डेट पे फाइल करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़े ग्लिचेज आते हैं। ओवरऑल पोजीशन ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोर्टल में दिक्कत है। थोड़ा स्लो हो जाता है जब एक दो लोड आता है तो अब की बार क्या पक्का है सुनील जी, डेडलाइन नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सब तो पुरजोर मांग कर रहे हैं, ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग है, तमाम जगह आप जब भी बात करो तो सब कह रहे नहीं, बढ़ाना ही पड़ेगा जी, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। देखिए, सरकार ने बड़ा साफ किया है कि हम डेडलाइन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन ने भी कहा है कि देखिए, आप पहले जागना चाहिए, आपको सारे क्लाइंट्स को बोला है, आप लास्ट डेट में आप पिच ना कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है सरकार इस बार इस मूड में है कि हम डेट बढ़ाएं। रीजन क्या होता है कि जब डेट बढ़ाई जाती है तो अगली जो डेट्स हैं 30 सितंबर या 31 अक्टूबर जो कि टैक्स ऑडिट के लिए हैं, 30 सितंबर को आपको टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करनी है, 30 नवंबर को आपको इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट फाइल करनी है, तो उसमें ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि काम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करना है, एडवोकेट ने करना है, टैक्स कंसल्टेंट ने करना है। तो जैसे आप ये डेट बढ़ाओगे, अगला प्रेशर में आ जाता है, अगला जो टैक्स ऑडिट वाला रिटर्न है उसमें प्रेशर आ जाता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब जो 2 दिन बचे हैं और जिन लोगों ने 2-3 दिनों का इंतजार पूरे साल किया है, काफी समय से किया है, उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। ठीक है, जरूरी बात है आईटीआर फाइलिंग में जो जानना जरूरी है इन लोगों को, वो कौन सी होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमको एक परसेप्शन अपना चेंज करना पड़ेगा कि हम आईटीआर रिटर्न फाइलिंग को बड़ा कैजुअल वे में लेते हैं। हाँ, आप ये मानिए सर, कि या तो कैजुअल वे में लेते हैं या तो बड़ा ही जटिल काम समझते हैं, दोनों एक्सट्रीम केसेस होता है ये। हाँ जी, तो ये आपकी एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। पहले तो ये मान लीजिए आपकी एक लायबिलिटी है दैट इज कास्ट अपॉन यू, जो सरकार ने आपको दी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए, अपने इनकम का सही लेखा जोखा पेश कीजिए। अब 2 बातें। पहली बात तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे रिटर्न फाइल किया करते थे। फॉर्म 16 हमारे पास है, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है, हम उससे अपनी इनकम कैलकुलेट किया करते थे और रिटर्न फाइल किया करते थे। लेकिन पिछले साल वित्त मंत्री जी ने एक नया फीचर दिया था, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS। और AIS के 2 पार्ट है, एक तो टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है और एक इनकम की स्टेटमेंट है। देखिए, पहले हमारे पास 26 AS हुआ करता था, जिसको हम कहते थे कि आपकी जो टैक्स डिडक्शन जहां जहां हुई है, कोई ट्रांजेक्शंस हुई है, उसकी डिटेल उसमें आया करती थी। लेकिन AIS बहुत ही कंप्रिहेंसिव फॉर्म है, बहुत वाइड फॉर्म है। उसमें आपकी क्या क्या इनकम हुई, कोई आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है, क्या क्या रिपोर्ट हुआ है, कहाँ का टैक्स है, कहाँ का TDS है, वो सारी इंफॉर्मेशन है और आपको उसको मैच करना बहुत जरूरी है। और अक्सर हमने देखा है कि लोग गलती कर जाते हैं। और गलती कहाँ करते हैं? जैसे मान लो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जो वेतनभोगी कर्मचारी है, वो क्या करते हैं कि वो अपनी फॉर्म 16 की इनकम तो दिखा देते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट से इनकम है, किसी ने म्यूचुअल फंड को शिप कर लिया है, उनको ये पता नहीं चलता कि जब आप एक म्यूचुअल फंड को शिप करते हैं या आपको स्विच करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में, तो ट्रांसफर माना जाता है, उस पर कैपिटल गेन लग जाता है। इसी तरह से डिविडेंड अगर आपको आया तो पहले डिविडेंड पर टैक्स नहीं हुआ करता था क्योंकि DDT हुआ करता था। लेकिन 2 साल पहले वित्त मंत्री जी ने नियम चेंज कर दिया, अब आपको डिविडेंड पे आपको खुद टैक्स भरना है। बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, नए रिजीम में आपको जाना है, लोग नया रिजीम चूज कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म 10IE फाइल नहीं करते। होता क्या है, जब आप 10IE फाइल नहीं करेंगे तो आपका जो असेसमेंट होके आएगी वो पुराने स्लैब रेट पर होकर आती है। जो आपने डिडक्शन तो क्लेम की नहीं है, आपने छूट तो क्लेम की नहीं है, तो आपको उसका नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो अब हाउ टू गो अबाउट इट, कहाँ से अपने फॉर्म 16 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, TDS TCS की जानकारी कैसे दे सकते हैं, क्रिप्टो एसेट्स की भी जानकारी क्या आपको देनी होगी अब की बार, ये कुछ तमाम बातें हैं जो लोग हमेशा भूल जाते हैं। ये बताएं हमें कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए और कैसे इसको शामिल करना चाहिए जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। कैपिटल गेन स्टेटमेंट हो गई, वेरीफाई करना हो गया, तमाम चीज़ों को, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पता है कि
सोर्स कहाँ पर है और कैसे इनको डिटेल्स शामिल करनी है, डालनी है, तो मेरे ख्याल से काम आसान हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक आसान भाषा में फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अभी जो 31 जुलाई की डेट है वो 3 लोगों के लिए है। हम्म। एक जो सैलरीड एम्प्लॉई है, वेतनभोगी कर्मचारी है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। हाँ। दूसरा, वो लोग जो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम में जाना चाहते हैं, 44 एडी में, 44 एडीए में, 44 एई में, यानी जो प्रोफेशनल्स जिनकी 50 लाख से कम रिसीट है, या जो 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, या ट्रांसपोर्टर जिनके पास 10 ट्रक से कम है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप अपनी कैपिटल गेन की, म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट मैच कर लीजिए, अपनी बैंक की स्टेटमेंट में देख लीजिए कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड और कोई इनकम तो नहीं आई है। अपना फॉर्म 16 मैच कर लीजिए, जो डिडक्शंस आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिए हैं, आपने सही क्लेम किया है, नहीं किया, आपने एचआरए क्लेम कर लिया तो आपके पास रेंट की रसीद है कि नहीं है। और सबसे बाद में फिर आप एआईएस उसको क्रॉस मैच कर लीजिए, आप क्रॉस कर लीजिए। और कुछ जो टेक्निकल प्रोविजंस हैं, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय के केस में क्या होता है कि आपने अगर हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन में आपको पता होगा कि 2 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट अलाउड होता है। मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए हाउसिंग लोन है, तो क्या करना है, तो आप 2 लाख ही एडजस्ट करेंगे, 1 लाख को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आप उसको अगले साल में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। ऐसी 44 एडी और 44 एडीए जो प्रिजम्पटिव टैक्स की स्कीम है, अगर आप 44 एडी में जा रहे हैं, आप छोटा व्यापारी है, तो सरकार ने आपको एक सहूलत दी है कि आप 2 करोड़ रुपए तक की आपकी टर्नओवर है और अगर आप चेक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 6 करोड़ रुपए अपनी इनकम दिखाइए, बताइए, उसमें टैक्स दे दीजिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चाहिए, आपको कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ धाराएं हैं, कुछ कैविएट है। आपकी कमीशन इनकम है तो आप नहीं जा सकते हैं, आप अगर एक बार उसका बेनिफिट ले चुके हैं तो दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं 5 साल में। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। और ये मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि ये एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। अगर आपने कैजुअल अप्रोच रखी और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई किसी भी कारण से, सेक्शन है 145(9), तो आप ये मान लीजिए आपको ये माना जाता है कि आपने रिटर्न कभी फाइल नहीं की थी और आपको जो सारे बेनिफिट हैं, जो आपने रिटर्न ना फाइल करने के जो नुकसान है, वो सारे आपको उठाने पड़ते हैं। चलिए सुनील जी, अब बारी आती है वो बात डिस्कस करने की जिसके ज़रिए अगर आपने कहीं गलती की है तो आपको नोटिस आ सकता है। ये बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी गलती आपके मुताबिक लोग कौन सी करते हैं जो कि बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, लोग गलती ये करते हैं कि आप जो अपनी डिडक्शंस क्लेम कर रहे होते हैं, आपको उनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा धारा 80C में हमको डिडक्शंस मिलती है, 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और 50,000 की छूट आपको एनपीएस में मिलती है, आपको मेडिक्लेम की छूट मिलती है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें सरकार ने दे रखी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा कि 2 बच्चों की ट्यूशन फीस आपको अलाउड है एटीसी में, लेकिन अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो ट्यूशन फीस आपको अलाउड नहीं होती। ऐसे एलआईसी में क्या होता है, जब आप जीवन बीमा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से कोई आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है, नियम बदल गया। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हमने जो भी प्रीमियम भर दिया, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए एलआईसी का प्रीमियम भर दिया तो पूरी 1 लाख की छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है जी। अब नियम यह है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद में 10% तक आपको अलाउड है कि आपका जो प्रीमियम 10% ऑफ द सम अश्योर्ड होगा। आपने 5 लाख का बीमा लिया तो 50,000 रुपए तक की आप उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा आपने अगर बीमा भरा है तो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि, और जो यंग एम्प्लॉई है विशेषकर, कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा तो मुझे छूट मिल जाएगी। देखिए, नहीं मिलती है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी अपने स्पाउस के नाम से, अपने बच्चों के नाम से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से नहीं ले सकते हैं। आप मेडिक्लेम में आपको बेनिफिट दिया है, मेडिक्लेम में आप क्या कर लीजिए कि आप अपनी फैमिली के नाम से ले लीजिए और अपने पेरेंट्स के नाम से ले लीजिए। उसमें तो आपको सरकार ने डबल बेनिफिट दिया था। आपके नाम से 25,000 रुपए की छूट थी और पेरेंट्स के नाम 50,000 की, लेकिन वो छूट एलआईसी में नहीं मिलती है। तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं जो, क्योंकि वो लॉ को समझते नहीं है, कानून को समझते नहीं है, उनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल होती है। आपको अगर कोई डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और सैलरीड एम्प्लॉय विशेषकर मैंने देखा है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। लोग क्या करेंगे, एक रसीद बना लेंगे। आप अपने पेरेंट्स की आपने रसीद बना ली है, ठीक है, आप पेरेंट्स को आप रेंट दे रहे हैं, आपको छूट मिल सकती है आचार्य की, उसमें कोई डी बात नहीं है, लेकिन आपको पेरेंट्स को इनकम तो दिखानी चाहिए ना, उसका रेंट रिसीव तो दिखाना चाहिए ना, आपको पैन नंबर तो होना चाहिए ना। इस तरह की मिस्टेक्स आप ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की तो 2 कारण होते हैं, या तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी, या आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आता है 143(1) में आपको इंटीमेशन आती है कि आपने ये गलतियां की हैं, और अगर आपने गलती ठीक नहीं की या आपने वास्तव में गलती की होगी तो आपको ब्याज भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी।
चलिए, तो काफ़ी विस्तार से आपने तमाम बातें समझाई है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अभी तक फाइलिंग नहीं की गई है तो मेरे ख्याल से आपको जल्दी से इस काम में लगना होगा और जितना भी वीकेंड पर समय बचा है इसका पुरजोर इस्तेमाल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला और तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई। इसी के साथ हम